नमस्कार दोस्तों। आज हम दूध से संबंधित बात करेंगे। आप सब जानते हैं दूध की कितनी महत्वता है हमारे जीवन में, हमारे पोषण में, हमारे कृषि क्षेत्र में। उसी के बारे में आज कुछ बात करने आए हैं हम। ये भी बताते हुए मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि भारत पूरे विश्व में दूध उत्पादन में नंबर 1 पर है। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध बनाते हैं। और ये भी हम बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि लगभग 7.5 करोड़ किसान ग्रामीण क्षेत्र में दूध के से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी तरह से गाय पालन या भैंस पालन के साथ जुड़े हुए हैं। और इसमें से 75% महिलाएं हैं। गाय पालन और पशुपालन के कई फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो फ़ायदा यही है कि उस किसान को अपने घर के बच्चों के लिए, अपने लिए पौष्टिक आहार मिलता है। दूसरा, एक बहुत अच्छा व्यवसाय है, काफ़ी लाभदायक व्यवसाय है। ये भी आप जानते होंगे कि कृषि में जो खेती में काम करता है उसको तो 90 से 120 दिन तक का कार्य मिलता है, किंतु दूध पालन 365 दिन साल भर चल सकता है और इससे अच्छी आय हो सकती है। हाल ही में भारत सरकार ने लगभग 15,000 करोड़ रुपए दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक इम्पोर्टेंट निर्णय लिया है। और हमारा जो ये अनूठा रासा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग 22 ज़िलों में 7 राज्यों में लगभग 6 से उद्यमियों से काम कर रहे हैं। इसमें लगभग 20% हमारे उद्यमी, जिनको हम एएमई कहते हैं, वो दूध पालन के क्षेत्र से संबंध रख रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने सोचा क्यों ना दूध पालन के ऊपर हमारे इन व्यक्तियों को, हमारे इन एएमईज़ को कुछ एक प्रशिक्षण दिया जाए और बेहतर समझाया जाए ताकि वो इस धंधे में और सफल हो सके। इसके लिए हमने डॉक्टर बोस हमारे साथ हैं, जो दूध पालन के बारे में, उनके जानवरों के रखरखाव के बारे में, उनके टीकाकरण के बारे में, उनके पोषण के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। आइए डॉक्टर बोस से उनके टेक्निकल नॉलेज का हम फ़ायदा उठाएं और दूध पालन में सफल हों। मैं डॉक्टर प्रदीप बोस उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूं। मैं आज गाय एवं भैंस पालन के ऊपर जो है लेक्चर देने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं, तो उसको आप ध्यान से सुनिए। तो गाय एवं भैंस पालन को हम भारत में डेयरी या दूध का व्यापार भी कहते हैं। तो भारत जो है दुनिया में पहला स्थान रखता है डेयरी के धंधे में, दूध के धंधे में भारत जो है पहला स्थान रखता है। और करीबन 20 करोड़ टन दूध जो है दुनिया में जो पैदा होता है, उसका भारत में अकेले में ही पैदा हो रहा है। तो 86 करोड़ टन जो है दुनिया में होता है दूध, उसमें से 20 करोड़ टन जो दूध जो है वो भारत जो है अकेला ही उत्पादन करता है। अब गाय एवं भैंस पालन के बारे में अगली बात ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में 20 करोड़ गाय हैं और करीबन 11 करोड़ भैंसें हैं। और दुनिया भर में लगभग 140 करोड़ गाय हैं और करीबन 21 करोड़ भैंसें हैं। तो देख रहे हैं कि भारत में जो है 140 करोड़ गायों में से 20 करोड़ गायें अकेले भारत में हैं, जबकि 21 करोड़ भैंसों में से 11 करोड़ भैंसें जो हैं वो भारत में हैं। तो भारत जो है मोटे तौर पे भैंसों का देश है। और गायों और भैंसों का उपयोग दूध के अलावा गोबर उत्पादन, चमड़े पैदा करने और इसके अलावा खेतों में जोतने के लिए जो है बैलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं भैंसों की नस्लों की। तो भैंसों की नस्लों में सबसे बड़ी जो भैंस की नस्ल होती है वो होती है मुर्रा नस्ल, और जो दूसरी है वो है नीली रावी। तो आपको एक बात बता दूं कि भैंसें जो हैं ये नदियों से पकड़ी हुई हैं। आज से लगभग 7 से 8,000 साल पहले भारत में सबसे पहले ये जो सतलुज और ब्यास नदी से पकड़ी हुई भैंसें थी, वो भैंसें जो है वो मुर्रा कहलाई, और जो रावी नदी से पकड़ी हुई भैंस थी वो नीली रावी कहलाई। फिर आती है जाफराबादी भैंस। जाफराबादी भैंस जो है ये एक गुजरात के नदी से पकड़ी गई। और सुरती भैंस जो थी, सुरती भैंस जो है ये चौथी नस्ल की भैंस है। ये नस्ल जो है ये सूरत में पकड़ी गई। तो आप देखते हैं सूरत में कौन सी नदी है, तो सूरत में जो है वो है नर्मदा नदी।
तो नर्मदा नदी से जो है सुरती भैंस पकड़ी गई। और जो मेहसाना नस्ल है वो आप जानते ही हैं कि सबसे ज्यादा जो है उद्यमी हैं गुजरात के लोग। तो उन्होंने आज से करीबन 200 साल पहले उन्होंने अपनी सुरती जो कि सूरत की थी उसको मुर्रा से मिला लिया, क्रॉस कर लिया, और करके उन्होंने मेहसाना नस्ल की ये भैंस बना ली। यानी उसका दूध बढ़ गया। और सुरती भैंस में जो खासियत थी कि सुरती भैंस जो थी वो ज्यादा फैट वाली होती थी, यानी 8.5% फैट, और दूध भी ज्यादा हो गया। तो इस तरह से मेहसाना भैंस जो है इन्होंने नई पैदा की, जो आज से 200 साल पहले क्रॉस करके, किसको, सुरती को और मुर्रा को। अब हम गायों के ऊपर आते हैं। देखिए जनाब, गायों में भी जो है, जो दुनिया की पहली नस्ल है दूध देने वाली, वो तो विदेशी नस्ल है, वो होल्स्टीन फ्रीजियन है, या जर्सी होती है ना, या आयरशायर नस्ल की है। तो ये सब बाहरी नस्ल की गाय हैं। लेकिन भारत के नस्ल की गायें जो हैं आमतौर पे 20 लीटर तक दूध देती हैं, 20-25 लीटर तक दूध देती हैं। तो ये कौन सी नस्ल की गायें हैं? तो मैं यहाँ पे आपको विदेशी नस्ल की दूध वाली गायों के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको केवल बता रहा हूँ कि भारत में जो मिलती है गाय और जो ज्यादा अच्छा दूध देती है वो सबसे पहली है गिर नस्ल की गाय। तो ये मूलतः कहाँ की है? ये गिरनार पहाड़ियों की गाय है। गिरनार पहाड़ियां कहाँ पे है? ये है सौराष्ट्र में, यानी गुजरात की है ये। दूसरी जो गाय है अच्छा दूध देने वाली, उसका नाम है साहीवाल। साहीवाल जो है कहाँ पाई जाती है? ये पाकिस्तान के पंजाब में साहीवाल जिले में पाई जाती है। और लेकिन इसका बगल का जिला जो है वो लगता है आपका अबोहर के आसपास या गंगानगर के आसपास। श्री गंगानगर राजस्थान का है, अबोहर पंजाब का है, फाजिल्का, तो वहां से ये मिल जाती है। तो ये जो साहीवाल गाय है ये आमतौर पे पंजाब और इसके बॉर्डर पे, राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर से मिल जाती है। जो तीसरी अच्छी नस्ल है दूध देने वाली, उसका नाम है हरियाणा। अब हरियाणा नस्ल की गाय जो है, ये जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये हरियाणा में पाई जाती है, और ये आपके हरियाणा के करनाल जिले के में बहुतायत में पाई जाती है। अगली नस्ल जो है वो है राठी। 3 नस्लें हो गई थी ना, गिर, साहिवाल और हरियाणा। अब चौथी नस्ल जो है राठी है। तो बीकानेर का एरिया जो राजस्थान का है उसको राठ का एरिया कहते हैं। कौन सा? बीकानेर का एरिया। तो बीकानेर की ये जो गाय है इसको कहते हैं राठी। जो 5वीं नस्ल जो दूध अच्छा दूध देने वाली भारत की है वो है जी थारपारकर नस्ल। मतलब थार तो रेगिस्तान है, तो थार रेगिस्तान को पार करने के बाद, यानी जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां से मिलती है। यानी ये आपको बाड़मेर में जिले में मिलेगी, राजस्थान के जैसलमेर जिले में मिलेगी और बीकानेर जिले में मिलेगी। ये भारत के इन 3 जिलों में पाई जाती है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि गुजरात और राजस्थान में अधिकतर, और हरियाणा में जो है ये गाय की और भैंसों की अधिकतर नस्लें पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं गाय एवं भैंस के छोटे बच्चों के देखभाल की बात। ये तस्वीर में दिखाया गया है छोटे बच्चों को, गाय के और भैंस के। तो बच्चे के जन्म लेने के बाद ही उसकी माँ जो है उसको चाट चाट कर उसे साफ करती है और उसे खड़ा होने के लिए प्रेरित करती रहती है। और फिर वो इंसान के बच्चे की तरह नहीं होता कि वो जो 1 साल में खड़ा होता है, चलता है, बल्कि वो आधे घंटे के अंदर ही खड़ा हो जाता है। बच्चा पैदा हुआ गाय का और वो खड़ा होके और मुंह में थन लेके थन चाटना, चूसना शुरू कर देता है।
तो पैदा होने के आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर ही जो है बच्चे ने दूध पीना होता है अपनी माँ का। फिर बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा होने के बाद उसका क्या होता है कि जहां से वो अपनी माँ के बच्चादानी के साथ जुड़ा होता है एक नाभि से, तो उसको नाड़ कहते हैं। तो उस नाड़ को जो है वो लंबी लटकती रहती है, तो उस नाड़ को जो है आप काट दीजिए 1 इंच छोड़ के, मतलब उसको आप पट्टी से बांध दीजिए 1 इंच का स्थान छोड़ के ऊपर से, और उसको काट के बाकी का फेंक दीजिए, वो किसी काम का नहीं। फिर उसमें आप बीटाडीन लगाते रहिए प्रतिदिन 7 दिन तक। अच्छा, अब गाय की जो या भैंस की जो दूध उत्पादन है उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि 4 थन होते हैं गाय और भैंस के, आपको मालूम है। तो उसमें से 1 थन या 2 थन जो है बच्चे के लिए रखें, बाद में दूध निकालने के बाद में रखें, या पहले ही उसको पीने दीजिए, फिर वो दूध उतार देगी गाय, और फिर जो है आप जो है उसका दूध निकालें। तो जैसे कि आप जानते हैं गाय का दूध लगभग 5-6 दिन बाद बिकने लायक हो जाता है, 5-6 दिन तक फटता है। जब बच्चा जो है 2 महीने का हो जाए तो उसको एल्बेंडाजोल या जी बेंडाजोल की गोली दीजिए, ताकि उसके पेट के कीड़े जो है उसके खत्म हो जाए। और कब तक दूध पिलाना है? वैसे तो बच्चे को 5 से 6 माह तक, कई लोग जो है अपने गाय के बच्चे को 8 माह तक भी दूध पिलाते हैं, लेकिन 6 माह तक जो है उसको अपनी माँ का दूध चाहिए होता है। और चौथे 5वें हफ्ते तक जो है आप बछड़े को खस्सी कर सकते हैं। खस्सी करके फिर उसका बैल बनता है ना, जो बछड़ा है, बछड़े का अपने आप बैल नहीं बनता, उसको खस्सी करना पड़ता है। तो उसको खस्सी कर देंगे तो वो बैल बन जाएगा बड़ा होके। फिर एक और चीज जो है आपको ध्यान देनी है, पेट के कीड़ों का तो बोला ही, एल्बेंडाजोल देना है आपने। एक और चीज का है कि आपको जो है उसके सींग बड़ी ना हो, जिससे लोग जो हैं सींग नहीं चाहते कुछ लोग, तो सींग बड़े ना हो इसलिए आप जो है उसके ऊपर जो है दवाई लगा सकते हैं जिससे कि सींग उगे ही ना। और क्या है, छोटे बच्चों में भैया 3 तरह की बीमारियां, 4 तरह के रोग होते हैं। एक तो उसके नाभि में सूजन आ जाता है, उसको नेवल इल बोलते हैं। छोटे बच्चे में निमोनिया हो जाता है। और एक पेट में कीड़े पड़ सकते हैं। पेट में कीड़े के लिए मैंने बोला एल्बेंडाजोल और जीबेंडाजोल, है ना। निमोनिया हो गया तब तो आपको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। नाभि में सूजन हो गया तो उसको आपको एंटीसेप्टिक दवाई लगानी पड़ेगी या एंटीबायोटिक लगाने पड़ेंगे। और अगला हो सकता है कि चीचड़ लग जाए, बच्चों के बहुत चीचड़ पड़ जाए। चीचड़ होते हैं, ये कीड़े होते हैं, इनको टिक्स कहते हैं अंग्रेजी में। तो वो टिक्स जो है वो नहीं पड़ने चाहिए। तो ये सब चीजें जो हैं छोटे बच्चों में ज्यादा होती है। अब अगला पॉइंट आ गया जी, दुधारू गाय और उसकी भैंस की देखभाल। तो दूध निकालने की सही विधि अपनाएं, यानी आप जो है 4 उंगलियों से दूध निकालें। अंगूठे का इस्तेमाल जो है वो दबाने के लिए, थन को दबाने के लिए नहीं इस्तेमाल करें। आप चारों जो हाथों का इस्तेमाल ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे न करें, मतलब अंगूठा को बीच में ना लें, थन पे लेके दूध को ना निकालें। तो दूध को ऐसे निकालें। और दूध को निकालने की सही विधि ये है। और थनों को, और अवाड़ी, अवाड़ी मतलब 2-4 थन जहां से निकलते हैं, जो मेन अडर, अडर जिसे बोलते हैं उसे अवाड़ी कहते हैं यहाँ हमारे उदयपुर में। तो अवाड़ी और थनों की अच्छी तरह से सफाई करें। और गाय और भैंस का प्राकृतिक भोजन जो है वो हरा चारा है, ना कि सूखा भूसा। ये नहीं कि आप जो है अपने गाय और भैंस को जो है अधिकतर सूखा भूसा खिलाते रहें, तो उसको आप हरा चारा अधिक खिलाएं, समझ गए। और पर्याप्त साफ पानी देते रहें अपने भैंस और गाय को।
और जरूरी दाना, दाना को यहाँ बाटा बोलते हैं, तो बाटा देते रहे और साफ पानी उनको पर्याप्त मिलना चाहिए। अच्छा, अब जो दाना है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है मेंटेनेंस राशन, एक होता है प्रोडक्शन राशन। मेंटेनेंस राशन मतलब गाय को सिर्फ जिंदा रहने के लिए ही, गाय को केवल जिंदा रहने के लिए ही 2 किलो दाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस राशन। और जो प्रोडक्शन राशन होता है, हर 2.5 लीटर दूध के ऊपर 1 किलो दाने खिलाने की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन राशन। अच्छा, अब आगे मैंने ये दिखाया है कि किस तरह के शेड में जो है गायों को रखना चाहिए और भैंसों को, और खुले जगह रखना चाहिए, दो तरफ बांधे शेड के, और एक तरफ जो है खाने की व्यवस्था अलग हो और वहां से गोबर करने का अलग हो, और दूसरी तरफ भी बांधने का और खाने की व्यवस्था अलग हो, और दूध जो है निकालने के बाद जो है उसको सफाई करवाएं, और अपने गायों को मार धाड़ करके पीट के उसका दूध ना निकालें, प्यार मोहब्बत से जो है उनको रखें और प्यार मोहब्बत से ही दूध निकालें। जो जब गाय 2 महीने की ब्याज आए मतलब बच्चा दे दे, जब गाय 2 महीने की हो जाए ना, उसका बच्चा गाय का, तो तभी जो है उसको दोबारा से गाभिन हो जाना चाहिए। तो कैसे गाभिन होना चाहिए, ये जो है आपको एआई करवानी पड़ेगी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी प्राकृतिक नहीं, ये क्या है, कृत्रिम है, कृत्रिम गर्भाधान करवाना है। तो इससे जो है क्या होता है कि एक अच्छी नस्ल का जो मेल सांड होता है, उसके वीर्य को इकट्ठा किया जाता है और उसको छोटे थोड़े हिस्सों में बांट के, डोजेज में बांट के उसको पूरे दुनिया में फैलाया जाता है, ताकि उसकी अच्छी नस्ल जो है वो दुनिया भर में फैल सके। तो इस तरह से अच्छी नस्ल के जो है आपको सीमन मिलता है, तो ये सीमन बैंक से आपको सीमन लेना पड़ेगा। यानी ये सरकार में भी है, गवर्नमेंट के एआई सेंटर है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर है, वहां पे आप अपने गाय और भैंस को ले जाइए। जब वो हीट में आती है गाय या भैंस जो है, वो आपकी जब हीट में आएगी, कब, 40 दिन के बाद, तो उसको जो है आप एआई सेंटर में लेके जाइए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर में, और वहां पे जो है उसका इंसेमिनेशन कराएं। अच्छा, अगला पॉइंट जो है मैंने लिखा है कि हर दुधारू गाय का अलग से खिलाने का व्यवस्था होना चाहिए। मेरी ये गाय है, ये भैंस है, इसको मैंने कितना हरा खिलाना है, कितना दाना खिलाना है, कितना सूखा चारा खिलाना है, और कितना मिनरल मिक्सचर खिलाना है। हर गाय को 4 चीजों की जरूरत है। अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि दूध की क्षमता के अनुसार आप अपनी गाय को 2 बार या 3 बार दुहें, मतलब दूध निकालने का जो सिस्टम है 2 बार या 3 बार का रखें। और जब गर्मियां आए, कब की बात है, मई जून या अप्रैल में ही जो है आप अपने गाय भैंसों को नहलाएं। और भैंसों के लिए अच्छा है कि अगर कोई तालाब है गांव में तो वहीं छोड़ दें, वहां जाके वो तालाब में बहुत खुश होती है, जाके नहा के तालाब में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, भैंसों को तो इंसान जो है नदियों से पकड़ के लाया है, मूलतः नदियों के निवासी रही हैं वो, तो इसलिए वो पानी में रहना ज्यादा पसंद करती हैं। अब अगला पॉइंट लिखा है मैंने, बाकड़ी गाय। बाकड़ी गाय गांव में आप अगर आप गए होंगे तो आप जानते होंगे बाकड़ी गाय किसे कहते हैं, या बाकड़ी भैंस किसे कहती है। वो गाय या भैंस जो कि जिसे दूध देते देते कई लंबी अवधि हो गई और अब जो है आधा लीटर 1 लीटर ही केवल दूध देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाकड़ी गाय या बाकड़ी भैंस। तो बाकड़ी गाय या बाकड़ी भैंस को अगर वो ब्याने वाली हो और उसमें 3 माह रह गए हों ब्यानी में, तो आप उसको दूध दूना छोड़ दीजिए। यानी कि दूध तब तक दुएं जब तक कि उसके 3 माह ना रहते हों। तो गाय जो है वो 9 माह के बाद ब्याती है और भैंस जो है 10 माह के बाद ब्याती है। ये आपको मालूम ही होगा, गांव वाले हैं तो गांव वालों को बता रहा हूं ये। तो गाय 9 महीने के बाद ब्याती है,
गाभिन होने के, और भैंस जो है 10 महीने के बाद। अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि यदि दुधारू आपकी गाय या भैंस बीमार हो जाए तो उसका जो है तुरंत उचित उपचार करवाएं, यानी डॉक्टर के पास लेके जाएं। ये नहीं कि आपका जो है दूध का जो एक थन खराब हो गया है, उसको आप कह रहे हैं अरे अरे ये थन खराब हो गया, दूध नहीं निकल रहा है, एक थन खराब हो गया 4 में से, ऐसा ना होने दे। इसी तरह उसको खांसी हो रही है लेकिन आप उसका उपचार नहीं करवा रहे हैं, ऐसा ना करें। अपने दुधारू जानवर का, पशु का ध्यान रखें, उसके स्वास्थ्य का, और जो भी बीमारी हो उसका तुरंत उपचार करवाएं। और उसका नंबर भी लिखें भाई, जैसे आपको दूर से पता होना चाहिए कि ये मेरे 210 नंबर गाय जा रही है, ये मेरी, तो उसका टैग लगाइए उसके कान में। अगर नहीं भी याद होता आपको तो आपका जो लेबरर है उसको कहो भैया 210 नंबर गाय का ये शेड्यूल है, इसका ये खाना है, ये हरा चारा इतना देना है, इतना इसको दाना देना है, इसका इतना मिनरल मिक्सचर देना है, और इतना इसको सूखा देना है। तो हर गाय का टैग लगना भी बहुत जरूरी है। अब जो है हरे चारे की किस्में कौन कौन सी है? अब हरा चारा जैसे जई है, जई हम ओट्स जिसे कहते हैं, ओट्स के पत्ते, वो जई या जवी। दूसरा हरा चारा होता है बरसीम बोलते हैं। और तीसरा हरा चारा है रजका। चौथा हरा चारा है ज्वार, ग्वार, मक्का, बाजरा, और मक्का और चवला मतलब काउपीज और मक्का के बीच में जो फसल ली जाती है उसको कहते हैं चवला और मक्का की फसल। तो मैंने आपको बताया था कि आप गाय या भैंस को कृत्रिम गर्भाधान के लिए लेके जाएं, तो कृत्रिम गर्भाधान का तरीका दिखाया है कि ये एक पिपेट के जरिए उसमें वीर्य जो है लिया जाता है अच्छे सांड का, और उसको जो है उसके गाय के बच्चादानी में डाला जाता है। कृत्रिम गर्भाधान जो है एक वैज्ञानिक जरिया है जिसकी मदद से आप अपनी गायों और भैंसों में प्रजनन की गुणवत्ता को कुछ ही सालों में अच्छा साबित कर सकते हैं। जेनेटिक सुधार हेतु जरूरी है कि एक बेहतरीन नस्ल के सांड के वीर्य का सैकड़ों हजारों मादा दुधारू पशुओं के ऊपर इस्तेमाल हो। कृत्रिम गर्भाधान ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से आप सफलतापूर्वक ऐसा कर सकते हैं। तो आपके स्थानीय क्षेत्र में भी अवश्य ऐसे सरकारी अथवा गैर सरकारी कृत्रिम गर्भाधान के केंद्र होंगे। हर जगह होते हैं, ये गवर्नमेंट के सेंटर होते हैं या प्राइवेट होते हैं, जिनका कि आप अपनी गाय और भैंस के प्रजनन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे पोषण क्या खिलाएं? अब देख रहे हैं तस्वीर में मैंने ये फीड, ये जो एक बर्तन के अंदर फीड दिखाई है। फीड यानी इसको बोलते हैं कैटल फीड। और दूसरा जो है कैटल फीड जो है खाने के लिए गाय को बांधा हुआ है। ये बिना सेंसिंग वाली गाय देख रहे हैं ना अधिकतर, तो ये गायें जो हैं इनके बचपन में ही इनके सींग दाग दिए गए हैं ताकि इनके सींग ना बड़े हो सके। और जो तीसरी फोटो है इसमें वो है सूखे चारे की। तो ये दाना खिलाते हैं और इनको हरा चारा खिलाते हैं, तो ये भी जो है इनको खिलाया जाता है। तो पोषण में जैसे बताया कि हर गाय या भैंस को मेंटेनेंस राशन और उत्पादन राशन, प्रोडक्शन राशन दोनों की जरूरत होती है। उसी तरह उसको हरा चारा, दाना और सूखा भूसा, इन चीजों की भी आवश्यकता होती है। अब हर गाय या भैंस के हमारे जैसा पेट नहीं होता भैया, इनके 4 पेट होते हैं, 4 पेट। इनका जो एक पेट होता है रूमन कहलाता है, दूसरा रेटिकुलम कहलाता है, तीसरा जो है ओमेजम कहलाता है, और चौथा एबोमेजम कहलाता है। केवल मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि जो रूमन की क्षमता है, यानी जो बड़ा वाला पेट है उसकी क्षमता जो है एक बड़े गाय की या भैंस की 30 से 40 किलो से लेके 60 किलो तक होती है। मतलब 60 किलो भोजन जो है आप इसको जबरदस्ती तो क्या आराम से खिला सकते हैं। एक गाय के, बड़ी गाय को अगर आप आगे रख दो या भैंस के आगे
50 किलो हरा चारा तो वो खा जाएगी। तो इसके अलावा हर गाय या भैंस को 2 से 2.5 किलो दाना मेंटेनेंस राशन के तौर पर और 2.5 किलो प्रति किलो दूध के ऊपर उत्पादन राशन देना पड़ेगा। तो जो राशन है जिसे हम दाना कहते हैं उसमें क्या होता है, उसमें चोकर होती है। चोकर क्या होता है कि जब हम गेहूं को छान लेते हैं तो छानने के बाद गेहूं के ऊपर जो रह जाता है उसे चोकर कहते हैं। तो दाने में चोकर इस्तेमाल होता है, मकई इस्तेमाल होती है, सोयाबीन या राई की खली इस्तेमाल होती है, मूंगफली की खली या कपास के बीज इस्तेमाल होते हैं, कपासिया बोलते हैं जिसे। अब राइस ब्रान, चावल का ब्रान इस्तेमाल होता है और बाकी मिनरल मिक्सचर 3 से 5%। तो ये इतने परसेंट वाइज जो है ये चीजें होती हैं दाने में। तो इस तरह से दाना जो है तैयार होता है और हर गाय को या भैंस को, दूध देने वाली गाय या भैंस को हर 1 किलो दाना जो है हर 2.5 किलो दूध के पीछे देना है। अगर 10 किलो दूध दे रही है तो उसको आप कितना देना है, 4 किलो दाना, और मेंटेनेंस राशन 2.5 किलो, तो 6.5 किलो दाना खाएगी वो, और 30-40 किलो और 50 किलो तक हरा चारा खा जाएगी एक दिन में, इतना खाती है, और 5-7 किलो सूखा चारा खा जाएगी वो। अब गाय एवं भैंस पालन में आपको 4 तरह की वैक्सीन की जरूरत होती है। एक तो मुंह और खुर की वैक्सीन, दूसरा है गलघोटू की वैक्सीन, तीसरा है लंगड़ी टांग की वैक्सीन, और चौथा है ब्रुसिलोसिस की वैक्सीन। तो मुंह और खुर की वैक्सीन, फुट एंड माउथ डिजीज, ये आम बीमारी है, इसकी वैक्सीन लगाते हैं। गलघोटू को बोलते हैं एचएस, हेमरेजिक सेप्टिसेमिया, एचएस गलघोटू गांव वाले समझते हैं। और लंगड़ी टांग में ये फोटो में दिखाया हुआ है, इस तरह से जख्म हो जाता है और धीरे धीरे सड़ सड़ के मर जाता है जानवर। और गलघोटू के लक्षण भी दिखाया है, नाक से किस तरह से पस निकलती है और एकदम निमोनिया हो जाता है और वो धीरे धीरे मर जाता है। तो इनकी वैक्सीन लगती है भाई। तो 4 तरह के रोगों की वैक्सीन जो है आपको लगानी है। मुंह और खुर की वैक्सीन, उससे दूध सूख जाता है, अच्छा दूध देने वाली गाय का दूध सूख जाता है, तो इसलिए उसकी वैक्सीन लगानी है। कब लगानी है, हर साल अक्टूबर महीने में। और गलघोटू की वैक्सीन कब लगानी है, हर साल जून महीने में। और लंगड़ी टांग की वैक्सीन कब लगानी है, ये भी जून महीने में। और ब्रुसिलोसिस की वैक्सीन कब लगानी है, अक्टूबर महीने में। तो ये जो है महीने हैं जिनमें आपने ये वैक्सीन लगानी है। एक बार फिर बोल रहा हूं, मुंह और खुर की वैक्सीन जो है अक्टूबर महीने में, गलघोटू की वैक्सीन जून महीने में, लंगड़ी टांग की वैक्सीन जून महीने में, और ब्रुसिलोसिस की वैक्सीन अक्टूबर महीने में। अब गाय और भैंसों के आम रोग और निदान। देखिए भैया, गाय और भैंसों के 100, 200, 300 बीमारियां होती हैं। सभी बीमारियों का ना तो यहाँ पे जिक्र हो सकता है, ना उनके बारे में लिखा जा सकता है। तो मैंने 8-10 बीमारियों का जिक्र किया है, तो 10 बीमारियों के बारे में लिखा है। तो सबसे पहली जो है उसका नाम है मिल्क फीवर। मिल्क फीवर जो है ये रोग अधिक दूध देने वाली गाय या भैंस में कैल्शियम की कमी से होता है। कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का टीका लगा देने से जादू जैसा असर होता है और जानवर एकदम ठीक हो जाता है। तो ये होता है मिल्क फीवर। दूसरा होता है थनैला। थनैला को कहते हैं कि थन का सूज जाना, मतलब जब थन सूज जाता है तो हम उसको कहते हैं थनैला। इससे क्या होता है कि ये थनों का रोग जो है गंदगी और कीटाणुओं की वजह से होता है। और ये 2 रोग हो गए। तीसरा रोग है टीबी और जेडी। टीबी और जेडी और ब्रुसिलोसिस। ब्रुसिलोसिस का मैंने पहले भी जिक्र किया था। ये तीनों बीमारियां जो है विदेशी गायें लेके आई हैं। जो भारत में विदेशी गायें आई हैं ना, होल्स्टीन फ्रीजियन, जर्सी और क्या है, रेड डेन, ब्राउन स्विस, ये नस्लें आई हैं विदेश से, मतलब यूरोप से, और ये बीमारियां लेके आई हैं। और ये उन्हीं से भी ये बीमारी हमारी गायों में भी फैल गई है। जो चौथा रोग है अफारा। अफारा जैसे ब्लोटिंग है ना, बैलून की तरह फूल जाता है पेट, तो ये भी आम रोग है। इसका निदान जो है टाटरीन का तेल जो है मीठे तेल में, मीठा तेल किसको कहते हैं, ये जो आपका
मूंगफली का तेल हो गया, वो दे सकते हैं, या आप फिर जो है तिल का तेल दे सकते हैं। तो इनको हम मीठा तेल बोलते हैं, तिल का तेल या मूंगफली का तेल। उसमें जो है मिलाकर तारपीन का तेल, आधा तारपीन का तेल और आधा तिल का तेल। तो जैसे अगर आपकी भैंस है 400 किलो की, तो उसको आधा लीटर जो है देना पड़ेगा मीठा तेल यानी तिल का तेल, और आधा लीटर जो है उसको कारफीन का तेल, टर्पेंटाइन ऑयल देना पड़ेगा। उनको मिला के उसको पिलाना है, तो उससे जो है अफारा ठीक होगा। अगला है नेवल इल। नेवल इल क्या होता है? ये छोटे बच्चों को होता है, जो छोटे बच्चे की नाभि में सूजन आ जाती है, और उस सूजन से जो है फिर जो है बीमारी फैलती है। इसमें जो घाव हो गया है उस पे बार बार बीटाडीन लगाइए, और स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन का टीका जो है आप 3 दिन तक लगाए, तो ये ठीक हो जाएगा। आगे का रोग है चिचड़े पड़ना, मतलब टिक्स पड़ जाना आपके जानवरों के। तो टिक्स पड़ जाए तो आप जो है ब्यूटॉक्स नामक दवाई से जानवर को नहलवाएं। ये एक जहरीला घोल है। इसके अलावा आप अगर नहीं ये इस्तेमाल करना चाहते तो आप आइवरमेक्टिन का टीका भी लगा सकते हैं अपने जानवरों को। अब जो है बेबेसियोसिस, एक और बीमारी है जिसमें क्या होता है कि जानवर के पेशाब से खून निकलता है। तो ये रोग जो है इसको क्या बोलते हैं? भैंस को होता है ये आमतौर पे, तो इसको बोलते हैं बेबेसियोसिस। तो इसके लिए डॉक्टर के पास जाए, तो डॉक्टर को दिखाएं और इसका इलाज करवाएं। और एक और आम रोग क्या होता है? घाव में कीड़े पड़ना। आमतौर पर बरसात के मौसम में पशु के घाव पर मक्खियां बैठ जाती हैं, अंडे दे देती हैं, और वो बाद में कीड़े बन के गहरे गहरे घाव करती रहती हैं। तो इनके हम कैसे क्या करते हैं? इनके ऊपर तारपीन का तेल और फिनाइल का मिक्स बना के आधा आधा, मतलब आधा तारपीन का तेल और आधा फिनाइल, और उसको पट्टी से लेके वहां पे डालें और पूरा निचोड़ के अंदर डालें ताकि जो कीड़े हैं वो मर जाएं। अगला रोग है लीवर फ्लू। भाई लीवर फ्लू की बीमारी जो है, अगर आपकी भैंस जाती है तालाब में नहाने के लिए, है ना, या आपका गांव जो है निचले इलाके में है जहां पानी भर जाता है, तो लीवर फ्लू की बीमारी आमतौर पे लगती है इन इलाकों में। तो उसका इलाज भी जो है आप करवाएं, डॉक्टर को दिखाएं और उसका इलाज करवाएं। और अगला जो है वो है दस्त लगना। आखिरी जो इलाज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ इसमें, कि दस्त लगना जो है वो आम है गाय भैंसों में। तो ये जो इंसान वाली गोली होती है ना, सिप्लॉक्स डीजेड वाली, वही आप जो है इसको भी दे सकते हैं, इससे दस्त लगना ठीक हो जाएगा। अब गाय और भैंस पालन के खर्चे और मुनाफा। देखो भैया, अगर आप कहें कि मैं एक बढ़िया गाय खरीदूं जो मेरे को, देखिए बढ़िया गाय जो भारत की पली हुई 10 लीटर दूध दे देगी, हाँ जी, तो वो गाय जो है 10 लीटर दूध देने वाली गाय जो है वो जो है आपको करीबन साल भर में 2000 लीटर या 2200 लीटर तक दूध देगी 300 दिन में। तो वो गाय जो है आप पाल के रख सकते हैं, और वो गाय जो है महंगी आएगी आपकी, लगभग 25 से 30 हजार की आएगी। 35 हजार की हमने अभी एक गाय खरीदी। तो आप कहें कि पहले ही साल में जो है आप मुनाफे में आ जाएंगे गाय पालन करके, वो संभव नहीं है। तो लगभग 5 साल लगते हैं मुनाफा कमाने में, यानी 5 बार ब्याने के बाद जो दूध देगी गाय, तो तब वो मुनाफे में आएंगे। और भैंस तो उससे भी महंगी बिकती है। एक बढ़िया भैंस जो 10 लीटर दूध वाली है वो 50, 60, 70, 80 हजार तक की आती है, और पहले ब्यान वाली जो पहली बार ब्याएगी वो भी 40 हजार तक की आपको पाढ़ी मिलेगी। तो वो भी जो है 6 साल तक के बाद जो है वो मुनाफे में आएगी। तो उसको साल भर में हरा चारा खिलाने में खर्चा 28 हजार रुपए आएगा, और गाय के दाने पर लगभग 22 हजार रुपए खर्चा आएगा। गाय के सूखे चारे पर लगभग सालाना खर्चा 5 हजार रुपए आएगा। इसके लेबर पे, ब्याज, दवाइयों आदि पे 6 हजार रुपए खर्चा, और 40 रुपए प्रति लीटर गाय का दूध, 40 रुपए प्रति लीटर हम बेचते हैं भैया, यहाँ पे हमारे यहाँ से भी जाता है। तो ये लगभग साल भर का 80 हजार, तो उसका लगभग 66 हजार खर्चा आया। हमने
उसका 20% जो है कीमत लगाई तब, और बाकी खर्चे मिला के तब 14,000 रुपए मुनाफा तब हम दिखा रहे हैं। तो 5 साल में काफी मुनाफा हो जाएगा। अब जो है गाय और भैंसों के क्रय और विक्रय संबंधी सुझाव जो है, ये जो है भाई आपको स्थानीय स्तर पे ही जो है कोशिश करनी पड़ेगी कि कैसे जो है, कहाँ जो है हम बेचें, गाय खरीदें, कहाँ से गाय बेचें, कहाँ से भैंस खरीदें, कहाँ से भैंस बेचें। देखिए हम लोग जो है संपर्क करते हैं, अगर हमने गिर नस्ल की गाय लानी हो तो हमारे यहाँ पे जो है 2-3 जिले हैं जहां से हम लेके आते हैं। जैसे अजमेर जिला है, राजस्थान के अजमेर जिले में गिर नस्ल की गाय अच्छी पाई जाती है, तो हम अजमेर से या फिर भीलवाड़ा जिले से जो है वो मिलती है। हालांकि है तो गिरनार जिले की इलाके की है, यानी गुजरात की है, लेकिन ये यहाँ अच्छी मिल जाती है। इसी तरह से अगर हमने साहिवाल लानी हो तो हमें संपर्क करना पड़ता है पंजाब में या श्री गंगानगर में, जो बॉर्डर का इलाका है पाकिस्तान का। और भैंस अगर आपको लानी हो तो वो हरियाणा या पंजाब से ही लानी पड़ती है, मुर्रा या नीली रावी। जबकि सुरती और बाकी जो भैंसे हैं वो आपको गुजरात से मिल जाती हैं। ये सब लिखा है भैया कहाँ से मिलेगी। और दूध का विक्रय भी आपको स्थानीय स्तर पर ही करना पड़ेगा भैया जी। या तो आप दूधिया को दूध बेचें या किसी सरकारी या गैर सरकारी डेयरी को भी दूध बेच सकते हैं। फिर गाय या भैंस के विक्रय हेतु भी आपको जो है स्थानीय स्तर पर ही ग्राहक ढूंढने पड़ेंगे। भाई ठीक है, संपर्क तो आप करेंगे बाहर, लेकिन अगर आपने बेचना है अपने गाय और भैंस को तो स्थानीय स्तर पर भी बेचने के लिए आपको ग्राहक ढूंढने पड़ेंगे। मित्रों, डॉक्टर बोस ने बड़े विस्तार से चित्रों के साथ और अपनी बातों को रखकर एक अच्छे पीपीटी के माध्यम से दूध पालन के बारे में काफ़ी कुछ विस्तार से बताया, जिसमें गाय और भैंस के साथ साथ हमें कैसे उसका देखभाल करनी है, कैसे उसका पोषण करना है, कैसे उसका रखरखाव रखना है, कैसे हमें उनके टीकाकरण या बीमारी से बचाना है, इसके बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। मैं उम्मीद करता हूँ इस जानकारी के साथ हमारे जो उद्यमी दूध पालन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उनको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। इसी के साथ सभी वो व्यक्ति जो दूध पालन के क्षेत्र में लगे हुए हैं, मेरी तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, नमस्कार।